मैं अभी हमसे पहले के सभी वक्ताओं ने फ्रेमवर्क के बारे में बताया, तो मैं थोड़ा सा इसको साइंस की तरफ ले जाते हुए बताऊंगा आपको। और नई शिक्षा नीति के क्या नुकसान हैं, किस तरह से इस नई शिक्षा नीति को हमारे ऊपर जबरन थोप दिया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने तो दो फ्रेमवर्क बना के थोप दिया कि नहीं जी, आपको इसी दो फ्रेमवर्क में से एक को चूज करना पड़ेगा। तो ये नई शिक्षा नीति का स्वरूप कुछ ऐसा है कि इसमें एक शिक्षक शिक्षक से कहीं ज्यादा वेबसाइट डिजाइनर या प्रोग्रामर की तरह काम करेगा। मतलब वो छात्रों को शिक्षा देने की बजाय सबसे ज्यादा तो उसे सीखना पड़ेगा किस तरह से हम वेबसाइट को डिजाइन करें, कैसे पीपीटी बनाएं, कैसे प्रोग्रामर अरेंज करें। इन सब चीजों में ले जाके हमें जोड़ दिया है। उसका कारण यह है कि नई शिक्षा नीति ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन को ज्यादा महत्व देती है। इस फ्रेमवर्क में भी बताया गया है कि 40% आपका 40% सिलेबस मूक्स, स्वयं, इन सब प्लेटफॉर्म पे जाएगा। तो इसका एक बड़ा नुकसान यह है कि शिक्षक की भूमिका को बहुत ही सीमित कर दिया जा रहा है। एक समय के बाद एक टीचर सिर्फ अपनी वीडियो तक या सिर्फ ऑनलाइन व्याख्यानों तक सीमित रह जाएगा। देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वो हमेशा अध्यापक से सवाल पूछे। यह तभी संभव है जब छात्र और शिक्षक एक क्लासरूम में 1 to 1 आमने सामने होंगे। लेकिन नई एजुकेशन शिक्षा नीति ने क्या किया है कि मूक्स और स्वयं के प्लेटफॉर्म पे टीचर्स को और स्टूडेंट को भेज दिया है। जो ये फ्रेमवर्क है, पहला फ्रेमवर्क जिसमें स्किल एनहेंसमेंट, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स और इन सब की बातें की गई हैं। अगर हम 3 ईयर के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो टोटल क्रेडिट बनता है 140। आज जो हम कोर्सेज पढ़ा रहे हैं ऑनर्स के, वहां पे 148 है। और बहुत ही चालाकी से यहाँ पे एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स से 2 क्रेडिट्स को घटा दिया गया है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स से 2 क्रेडिट्स कम कर दिए गए हैं। मतलब ये चीजें क्लियर नहीं है कि थ्योरी होगा यहाँ पे साइंस में या प्रैक्टिकल करवाना होगा। और प्रैक्टिकल की जो क्लास होती है साइंस सब्जेक्ट में, वो प्रैक्टिकल्स 4 आवर्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं। जब यहाँ पे 2 क्रेडिट्स कर दिए गए हैं तो हमें यहीं पे सोचने और समझने की ज्यादा जरूरत है कि इन्होंने किस चालाकी से प्रैक्टिकल्स को यहाँ से उड़ाया है। तो सीधे सीधे यहाँ पे जो अगर हम टोटल वर्कलोड को देखते हैं तो 30% वर्कलोड रिड्यूस होता है। साइंस जो है थ्योरी से नहीं सीख सकते हैं। जब तक हम प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे तब तक हम साइंस के बारे में नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं। अब इसमें इन्होंने कहा कि 6th और 8th सेमेस्टर में हम डिसर्टेशन करवाएंगे, रिसर्च वर्क करवाएंगे। लेकिन अगर हम पीछे जाके देखते हैं तो जो बच्चा ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है, एमएससी में एडमिशन लेता है, तो वो सेकेंड ईयर में एमएससी फाइनल ईयर में जाके एक इंटर्नशिप करता है। मतलब 3 साल ग्रेजुएशन और 1 साल एमएससी में आके वो काफी कुछ सीख लेता है। पीजी कोर्स में आके तब वो रिसर्च इंटर्नशिप के लिए जाता है। यहाँ पे तो 4 ईयर में ही थोप दिया गया है और पीजी 1 साल का रह जाएगा। कहाँ से आप गुणवत्ता की बात करते हैं? इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल की बात की गई है, शिक्षा की गुणवत्ता की तो बात ही नहीं की गई है। इसी तरह से जो दूसरा फ्रेमवर्क है, दूसरे फ्रेमवर्क में हम केवल 3 इयर्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे यहाँ 3 इयर्स ही चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में। यहाँ पे 124 क्रेडिट्स 3 साल में दिए गए हैं और हमारे पास अभी कितने हैं? 148। आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वर्कलोड घटेगा। और ये सिर्फ हमारे लिए ये देखने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ एडहॉक टीचर ही इससे प्रभावित होगा। इसका असर आपको परमानेंट टीचर्स पे भी देखने को मिलेगा। मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स दिए हैं। जो मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स
इट मीन्स कि कभी भी आपका वर्कलोड एक जैसा रह ही नहीं सकता है, फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड होगा। इस मुद्दे पे जब हमने वाइस चांसलर साहब से बात की कि सर इसमें फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड होगा तो कैसे आप अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि कोई एडहॉक बाहर नहीं होगा। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर जब फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड है, आपने जो है इन्वायरमेंटल साइंस का हमने एग्जांपल देते हुए बताया कि इन्वायरमेंटल साइंस जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उनका ऑर्डर है, उसके तहत ग्रेजुएशन में पढ़ाया जा रहा है, उसको आपने एक सेमेस्टर में कर दिया है। अब दूसरे सेमेस्टर में क्या आप टीचर को बिठा के सैलरी देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो हम सोचेंगे इस पे जब फ्लक्चुएटिंग वर्कलोड है। तो एक तरफ वो कह रहे थे कि हम वर्कलोड नहीं घटने देंगे और दूसरी तरफ फ्लक्चुएटिंग की वर्कलोड की बात को घुमा गए। तो इन सब चालाकियों को हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक देखने की जरूरत है कि किस तरह से यहाँ पे कंपलसरी कोर्सेज को, लैंग्वेज कोर्सेज को न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हटाया गया है। इन सबको बहुत ही ध्यान से देखने की हमें जरूरत है। अब हम थोड़ा सा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ही आगे आपको बता रहे हैं कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे लागू हो गई है तो उसका असर जो है वर्कलोड पे आएगा। आज हमारे यहाँ 6000 एडहॉक टीचर हैं। इन 6000 एडहॉक टीचर्स का वर्कलोड चला जाएगा। ये 6000 एडहॉक टीचर्स नौकरियों से निकाल दिए जाएंगे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि 40% आपका वर्कलोड मूक्स और स्वयं के प्लेटफॉर्म पे जाएगा। जब ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो कहाँ से यहाँ अपॉइंटमेंट होगा? और अगर हम अपॉइंटमेंट को देखते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टेन्योर ट्रैक अपॉइंटमेंट होगा, लॉन्ग प्रोबेशन 5 इयर्स का आपका जो है प्रोबेशन पीरियड होगा, 360 डिग्री असेसमेंट होगा। और वो 360 डिग्री असेसमेंट कौन करेगा? बीओजी बनेगा, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनेगा। और वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनेगा उसको जज करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4-5 पॉइंट्स और दिए गए हैं। 18 पॉइंट नंबर है जहां पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन। और बीओजी को जो कंट्रोल करेगा वो है आपका हेकी। और उसी में एक पॉइंट और आगे बढ़ाते हुए लिखा हुआ है कि NHERC विल बी सेट अप टू रेगुलेट इन अ लाइट बट टाइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है लाइट बट टाइट एंड फैसिलिटेटिव मैनर। ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है, बीओजी में कौन लोग होंगे? उद्योगपति घराने के लोग होंगे। आने वाले समय में जितने भी कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी हैं, गवर्नमेंट फंडेड जितने भी हैं, पार्सली गवर्नमेंट फंडेड जो भी हैं, उन सबको इन उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया जाएगा। इसका आप एग्जांपल दिल्ली विश्वविद्यालय में ही देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार ने बड़ी ही चालाकी से एक यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस जहां पे फॉरेन फैकल्टी रिक्रूटमेंट, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है फॉरेन फैकल्टी रिक्रूटमेंट, और यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में तो 10-15 लोगों का अपॉइंटमेंट भी हो चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये भी लिखा हुआ है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज अपनी ब्रांचेज यहाँ पे खोलेंगी। जब वो फॉरेन फैकल्टी यहाँ पे आएंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी की ब्रांचेज खुलेंगी, तो उसका सीधे सीधे असर गवर्नमेंट फंडेड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर पड़ेगा। इट मीन्स कि ये जो फ्रेमवर्क हमें दे दिया गया है, इसलिए दिया गया है फ्रेमवर्क कि आप लोगों की नौकरियां अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। सबसे पहले तो हम प्रहार कर रहे हैं जो आज तक अपॉइंट नहीं हुए हैं, सिर्फ एडहॉक बेसिस पे काम कर रहे हैं, हम उनको खत्म करेंगे और फिर परमानेंट टीचर्स पे हम ये लागू करेंगे। इन सब चीजों को हमें जानने की जरूरत है, इसीलिए हम एब्जॉर्प्शन की डिमांड कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से डूटा जीबीए में भी पास हुआ था कि किस तरह से आज जो संख्या बढ़ गई है, अगर इनको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा
तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। और जो ये नई शिक्षा नीति, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में, अभी हमने बात किया, देखने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विदेशी संस्थान आएंगे यहाँ पे, बहुत ही कम लागत में अच्छी व्यवस्था के साथ शिक्षा देने का कार्य करेंगे। ये देखने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका दूरगामी असर ये होगा कि धीरे धीरे जो भारत की पारंपरिक शिक्षण संस्थाएं हैं वो समाप्त होने लगेंगी, और एक समय के बाद हालात ये होगा कि पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था और ये जो हालात पैदा होंगे ये सब टेलीकॉम कंपनियों के हाथ में चला जाएगा, और उच्च शिक्षा कंप्लीटली विदेशी विश्वविद्यालयों के हाथों में सौंप दी जाएगी। यहाँ पे बात की गई है कि ऑनलाइन शिक्षा के चलते गरीब परिवार के लिए शिक्षा का संकट हम नहीं पैदा होने देंगे, लेकिन सामाजिक समरसता और रिजर्वेशन की जो बात की गई है, हमें ये चीज बहुत ही ध्यान से जानने की जरूरत है। ये कहते हैं कि हम सामाजिक समरसता की बात करेंगे, सरकार ये कहती है, लेकिन बहुत ही आसानी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिजर्वेशन शब्द को उड़ा दिया गया है। हमें क्यों एब्जॉर्प्शन की सख्त जरूरत है? हमें एब्जॉर्प्शन की सख्त जरूरत इसीलिए है कि जो भी 6000 यहाँ पे शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, SC ST OBC EWS डिप्राइव्ड सेक्शन से आने वाले अपने फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। और आज जब वो परमानेंट होने की स्थिति में आए हैं तो यह सरकार उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है। जिनकी जेब में पैसा होगा वही हायर एजुकेशन में आकर उच्च शिक्षा को ग्रहण कर सकेगा। एक आंकड़ा है हमारे पास, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये आंकड़ा ये बताता है कि 2014-15 में 77 कॉलेज बंद कर दिए गए। 2015-16 में 126 कॉलेज बंद हुए, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 2016-17 में 173 कॉलेजेस, 2017-18 में 138, 2018-19 में 99, 2019-20 में 92 और 2020-21 में लगभग 100 के आसपास कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमें यहाँ बता रही है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि तीन तरह के यूनिवर्सिटी होगी, 3 तरह की यूनिवर्सिटी। पहला ये कह रहे हैं कि रिसर्च यूनिवर्सिटीज। दूसरा जो कैटेगराइज किया है टीचिंग कम रिसर्च यूनिवर्सिटी, और फोर्थ है डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस, जो इस फ्रेमवर्क में भी दिया गया कि किस तरह से एग्जिट पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट कोर्स लेके वो बच्चा जा सकता है। उसने क्या सीखा एक साल में आके, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में परिवर्तन ला सकती है। और जब 1 साल के बाद वो बच्चा चला जाएगा यहाँ से, और सबसे बड़ी बात है कि वो कॉलेज आएगा या नहीं आएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की गई है, एनी टाइम एनीवेयर, मतलब कि कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि हम 50% की बात करते हैं कि GER हम जो है 50% तक लेके जाएंगे, लेकिन उनके आंकड़े जो हैं, उन आंकड़ों को हम देखें तो आज 2021-22 में 27.1% है। कैसे 50% लेके जाएंगे जहां पे फंड नहीं है, आपके पास फंडिंग का कोई प्रावधान नहीं है। आपने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये नहीं बताया कि कहां से हम फंड देंगे। जो भी कोर्सेज होंगे उन कोर्सेज का जो कोर्स स्ट्रक्चर होगा उनकी फंडिंग कहां से आएगी, इन सब का प्रावधान बिल्कुल नहीं है इसमें। टोटल जो हमारे यहाँ आज के समय में मौजूदा हालात में यूनिवर्सिटीज हैं वो हैं 800, और 40,000 के आसपास कॉलेजेस हैं, जिनमें से अगर हम देखते हैं तो
कॉलेजेस को, तो 15,600 के आसपास कॉलेज हैं जिनको या तो 100% सरकार अनुदान देती है या फिर वो पार्शली फंडेड है। इसी तरह से 800 के आसपास जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटी में सभी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट फंडेड तो नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी वहां पे भी गवर्नमेंट फंडेड है और बाकी की जो यूनिवर्सिटी हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, उन पर असर नहीं पड़ने वाला है। इसका सीधा सीधा असर जो पड़ेगा आने वाले टाइम में, वो असर पड़ेगा गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस पे। गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस को बंद करने की साजिश रच दी गई है। नई शिक्षा नीति बहुत ही छोटी कक्षा से वोकेशनल स्टडीज पर जोर देती है। इसका एक नुकसान जो होगा कि बच्चे रोजगार को केंद्र में रखकर पढ़ाई करेंगे, जिस कारण उनका अध्ययन अध्यापन छूट जाएगा और सिर्फ वो पास करने के लिए पढ़ेंगे, ना कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए पढ़ेंगे। साथ ही उच्च शिक्षा में दाखिले कम होंगे, और जब उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में बच्चे कम आएंगे तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा? आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे, जो कि सरकार चाह रही है। जगह जगह पे जो एग्जिट ऑप्शन दिए गए हैं, सामाजिक व परिवार के दबाव के कारण या जल्दी से जल्दी जॉब हासिल करने के लिए ड्रॉप आउट की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ये देखने और कहने में तो बहुत अच्छा लगता है कि मल्टीपल एग्जिट पॉइंट दिए गए हैं। अब जैसे क्षेत्रीय भाषाओं की बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लैंग्वेजेस की बात अभी हमसे पूर्व स्पीकर्स ने, वक्ताओं ने की है, तो नई शिक्षा नीति क्षेत्रीय भाषाओं में आरंभिक पढ़ाई की बात करती है। लेकिन भारत जैसे देश में, जहाँ की बाजार व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि बड़ी बड़ी भाषाओं को भी रोजगार का अवसर नहीं मिलता, ऐसे में क्षेत्रीय भाषा में पढ़े लोगों को कितना रोजगार मिलेगा? खुद आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में यह शिक्षा के प्रति निराशा पैदा करेगा। अगर हम क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई की बात करते हैं, इंटरवीन करें, यदि कोई छात्र तो जल्दी थोड़ा वाइंड अप, मतलब समय, यदि कोई छात्र किसी कारण से, क्षेत्रीय भाषाओं की मैं बात कर रहा हूँ, जो लैंग्वेजेस की बात की गई है, कि बिहार से आसाम जाता है तो उससे पढ़ाई करने में असुविधा होगी। क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई करने की बात करते हैं, अगर कोई बच्चा यहाँ से यूएस या यूके जाता है तब उनके हालात क्या होंगे? रिसर्च ग्रांट की जो बात की गई है, यहाँ पे रिसर्च की बात की गई है, लेकिन आज अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय में ही देखें तो R&D ग्रांट 0 है। लाइब्रेरी लेबोरेटरी की हालात बहुत खराब हो रखी है, कोई भी ग्रांट नहीं दिया जाता है। ऑनलाइन जर्नल्स बंद कर दिए गए हैं। एक सर्वे को अगर हम देखें तो वो सर्वे हमें ये बताता है कि रिसर्च के लिए जो ग्रांट देश में दी जाती है 2017-18 में 0.7% है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क दिया गया है, इसमें डिसर्टेशन और रिसर्च की बात की गई है 0.7%। अगर हम चाइना, यूएस और इजराइल से कंपेयर करके देखते हैं तो उसी साल में चाइना में 2.1% था, यूएस में 2.8% था और इजराइल में 4.3% था। हमारे देश में क्या है? 0.7%। बहुत ही चालाकी से बजट को कट किया जा रहा है। मतलब कि साफ है कि जितने भी गवर्नमेंट फंडेड शिक्षण संस्थान हैं उनको बंद करने की साजिश रच दी गई है यहाँ पे, और वो शिक्षण संस्थान जल्द ही ऐसे हालात में पहुंच जाएंगे कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो फंड को कहां से जनरेट करें। तो ऐसी हालात में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ कि 15 साल में ऑटोनॉमी, कि वो कॉलेज अपनी खुद की डिग्री दे सकता है। मैं 15 साल नहीं, मैं कहता हूं कि आने वाले समय में केवल 2 से 3 साल में ही वो कॉलेज अपने आप को अलग कर लेगा। अब लास्ट में मैं कंक्लूड करते हुए बस 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा कि यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो नीतियां हैं, जब हम इनको विस्तार में पढ़ के समझते हैं तो हम यही पाते हैं कि यह शिक्षा नीति
कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य, देश के युवाओं, स्पेशली अगर हम दिल्ली विश्वविद्यालय में बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, SC, ST, OBC, EWS, माइनॉरिटी, डिप्राइव्ड सेक्शन, इन सब का आना यहाँ पे बंद हो जाएगा। शिक्षा और शिक्षण संस्थानों को इनसे दूर करने की साजिश न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रची गई है, क्योंकि इसको डिजिटल मोड में ले जाया गया है। प्रैक्टिकल्स की जो हम बात करते हैं, प्रैक्टिकल्स तो वैसे ही हो गया जैसे आदित्य सर कई बार कहते हैं कि एक बुक पढ़ ली जाए कि कैसे हम स्विमिंग सीखेंगे, और उस जिसको ये बुक दी जाए उसको स्विमिंग पूल में तैरा दिया जाए, तो वो क्या सीखेगा, कैसे करेगा प्रैक्टिकल नॉलेज। तो आज हमें यह जानने की जरूरत है कि शिक्षा सिर्फ छात्रों और शिक्षकों के लिए नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक निर्माण देश के भविष्य के लिए भी है। ये सरकार देश के भविष्य की बात तो करती है, लेकिन शिक्षकों को एक हाशिए पे रख के, आज शिक्षकों के गर्दन पे तलवार रख के ये शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, फंड को काट के, कि शिक्षक जो है अपने क्लासरूम से ज्यादा अलग जगहों पे लड़ते रहें, और फिर हम जो है देश को प्रगति पे लेके जाएंगे। देश का भविष्य अंततः शिक्षा पर ही निर्भर करता है। आज पढ़ने वाला आज पढ़ने वाला युवा ही कल का लीडर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आनंद, आपने बहुत ही अच्छी तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सारे आयाम, सारे डायमेंशंस को हमारे सामने रखा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बहुत ही होलिस्टिक एक एनालिसिस आपने दिया। ये और आपने जो इस तरह से आपने बोला कि किस तरह से यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है वो एक पॉलिटेक्निक की तरह ही जा रहा है। मतलब, और मुझे जब आप कह रहे थे तो उसमें मेरे जहन में चल रहा था कि ये यूनिवर्सिटी जिसको जाना जाता है नोबेल लॉरिएट प्रोड्यूस करने के लिए, यही यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहाँ से पढ़ के अमर्त्य सेन और हरगोविंद खुराना और ऐसे कई नोबेल लॉरिएट वगैरह हुए हैं। तो वही यूनिवर्सिटी आज जो जिस तरह से इसका रिस्ट्रक्चरिंग